रामस्वरूप योग विभाग की ओर से आप सभी लोगों का, सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुरु सत्ता को नमन बंदन करते हुए भूतपूर्व सचिव महाविद्यालय के स्वर्गीय ओम अवतार जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, साथ ही साथ प्रबंध समिति एवं हमारी आदरणीय प्राचार्य जी के संरक्षण में इस वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले भी जितने भी महाविद्यालय की ओर से प्रयास किए गए हैं, हमारा प्रयास रहा है कि जो हमारे स्वस्थ समाज है उसकी नींव मजबूत हो। क्योंकि आज हमारा विश्व इस महामारी के दौर से गुजर रहा है और बहुत ही समस्याओं का सामना सभी लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में हमने बात की है कि कैसे हम इस पैंडेमिक सिचुएशन से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशन लेने हैं और किस तरीके से हम ये इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही साथ इनके बहुत सारे प्रिकॉशंस और डॉक्टर्स से भी लेक्चर, एक टॉक कराई गई, जिससे कि सभी लोगों को अवेयरनेस आ सके, सभी लोग इन समस्याओं से जूझने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। परंतु एक विषय और है जो रह जा रहा था, आज हम उस विषय को पूर्ण करने जा रहे हैं। ये महामारी का जो पैंडेमिक का समय है, उसमें सभी लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान हैं। एक तनाव की अवस्था है जो चरम सीमा पर है, और ये तनाव की अवस्था जनमानस के साथ साथ, चाहे वो हमारे शिक्षक हो, कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम है, हमारे विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं को लेकर के चिंतित हैं, और जो पैंडेमिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो भी तनावग्रस्त हैं और सारी अभ्यास नहीं कर सकते, उनके पास इतना समय नहीं है, और जिनको कोविड हो चुका है उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कोई भी अन्य अभ्यास कर सके। परंतु आज का जो अभ्यास हमारे विषय विशेषज्ञ लेकर के आए हैं, उसे हम कहते हैं योग निद्रा। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसके प्रयास से, जिसके अभ्यास करने से आप मानसिक, शारीरिक रूप से तो थकान और तनाव दूर होगा ही होगा, साथ ही जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इसमें भी हम प्रत्येक दृष्टिकोण से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा एक प्रयास है कि हमारा समाज तनाव मुक्त हो, और जो हमारे विद्यार्थी, शिक्षक सभी पर एक प्रेशर है वो प्रेशर कम हो सके। इस विषय को लेकर के हमारे साथ हैं आज डॉक्टर स्वर्णकला जी। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग में हैं। आपके अनेक रिसर्च पेपर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं, और आप इस विषय को और भी गंभीर रूप देने जा रही हैं। विस्तार पूर्वक एक पुस्तक आप लिख रही हैं इस विषय में, और बहुत सारे रिसर्चेज आपने किए हैं, और हमें बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, योग विभाग की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर स्वर्णकला जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गरिमा जी। आपने हमें ये अवसर दिया, सुअवसर दिया कि हम आप लोगों के बीच में आकर के अपनी बात रख सकें, अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर कर सकें। तो जैसा कि अभी डॉक्टर गरिमा ने ऑलरेडी यहाँ पर मतलब वर्णन कर दिया है योग निद्रा का, कि योग निद्रा जो है कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, कितनी प्रभावी है योग निद्रा। थोड़ा सा संक्षेप में जो है डॉक्टर गरिमा ने परिचय दे दिया है, और बाकी विस्तार में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों पे मैं बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं करूंगी, चूंकि ये मेरी पहली क्लास है, आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन है। वैसे 2020 में इंटरनेशनल योगा डे पर हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ से भी एक लेक्चर का आयोजन किया गया था योग निद्रा पर, तो वो भी फेसबुक पर है। आप लोग अगर जानना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो उस लेक्चर को भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आज ये है कि आज थोड़ा सा डिफरेंट मेथड और डिफरेंट तरीके से मैं इस चीज को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी परिचित हैं और नहीं है, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं
अपने लेक्चर को इस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जो योग के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, वो भी इस चीज को भली भांति समझ सकें, और जो लोग योग से जुड़े नहीं हैं वो भी इसको जो है भली भांति समझ सकें। तो थैंक यू डॉक्टर गरिमा। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। तो हमारा जो आज का विषय है योग निद्रा, इसको शुरुआत करने से पहले मैं एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहूंगी। आप सभी लोग हमारे साथ मन ही मन गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का उच्चारण करने का एक उद्देश्य और है, वो ये है कि अपने मन को एकाग्र करना, अपने शरीर को स्थिर करना और अपनी मनोभूमि को तैयार करना उस परिस्थिति के लिए, उस स्थिति के लिए जो आपके सामने आने वाली है। गायत्री महामंत्र के वैसे तो बहुत सारे जो है वो लाभ हैं और इस पर भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गायत्री महामंत्र की चर्चा ना करते हुए, चूंकि मैंने अपनी क्लास को गायत्री महामंत्र के साथ शुरुआत की है अपनी क्लास की, तो इसलिए मैंने बताया कि गायत्री महामंत्र का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी मनोभूमि तैयार हो सके, आपके अंदर जो भी तनाव है, जो भी विचार है, उससे आप खाली होकर के आप इस लेक्चर को सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो ठीक है, हमारा आज का विषय है योग निद्रा। आप सभी लोग जो हैं वो योग से परिचित हैं। योग निद्रा दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है योग और दूसरा शब्द आ रहा है निद्रा। ठीक है, तो योग के बारे में अभी जो है काफी योग प्रचलन में है, और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं है जो योग को न जानता हो। कमोबेश सभी जो है योग को जानते हैं। योग को कोई जो है शारीरिक अभ्यास के रूप में जानता है, कोई जो है इसको प्राणायाम के रूप में जानता है, और कोई इसको ध्यान के रूप में जानता है। लेकिन अगर हम कहें कि योग क्या है या योग का उद्देश्य क्या है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि योग का तात्पर्य है कि हार्मनी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। मतलब क्या है कि जैसे शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर हम योग को लेते हैं, तो योग का तात्पर्य जो है वो क्या है, जोड़ना। ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना। नॉर्मली अगर हम योग वर्ड यूज करते हैं तो योग का क्या मतलब है, यूनिटी। ठीक है ना, किसी चीज को एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम किस चीज को जोड़ रहे हैं, अपनी आंतरिक चेतना को जो है परमात्म चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर हम कहें कि परमात्म चेतना को हम नहीं समझ पाते हैं या हम नहीं जान पाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी आंतरिक चेतना को बाह्य चेतना के साथ यूनाइट करने का प्रयास करते हैं। और या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीनों अगर साथ साथ हो, इसमें अगर एकाग्रता हो, एक रूपता हो, तो फिर क्या है कि हमारा जीवन जो है बहुत ज्यादा सरल हो जाता है और हम अपने कार्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक्सेलेंट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो है आज के समय में क्या होता है कि एक रूपता का अभाव देखा जाता है। एक रूपता का अभाव किस तरह से, हमारा शरीर कुछ कह रहा है, हमारा मन कुछ कह रहा है और हमारी आत्मा कुछ कह रही है। मतलब इसमें तारतम्यता या फिर एक रूपता देखने में नहीं मिलती है। जैसे कह सकते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, मानसिक रूप से हम बहुत एक्टिव रहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है उसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर हमारा मन चाह रहा है कि हम एक्टिव रहें, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हर चीज में, तो हमारे शरीर को भी उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये कि हमारी आत्मा भी हमारा साथ दे। कई बार हमारा शरीर तैयार होता है, हमारा मन तैयार होता है, लेकिन हमारी आत्मा हमारे साथ नहीं होती है। आत्मा को बिल्कुल प्योर माना जाता है, बहुत ही प्योर फॉर्म में ये होती है, और आत्मा कहते हैं कभी भी गलत नहीं बोलती, कभी भी झूठ नहीं बोलती। इसलिए ये एक दर्शन का विषय है। ये थोड़ा सा अगर हम आत्मा को एक्सप्लेन करेंगे तो हम विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप में हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि योग का तात्पर्य है शरीर का मन से मिलन और मन का हमारी आत्मा से मिलन। अब यहाँ पे दूसरा शब्द आता है निद्रा। तो निद्रा जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक क्रियाकलाप को अगर हम लें तो सुबह से लेकर के शाम तक हम जितने भी कार्य करते हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर थक जाता है, और उस थकान को हम किस तरह से दूर करते हैं, विश्राम के द्वारा हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और विश्राम का तरीका, एक सबसे अच्छा तरीका है कि नींद। निद्रा की अवस्था में
गहन शीतलीकरण होता है, डीप रिलैक्सेशन होता है, जिससे हमारा शरीर भी जो है रिलैक्स होता है और हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। उसके बाद जो है रात्रि के 6 घंटे 8 घंटे की नींद के पश्चात जो है दूसरे दिन हम पुनः जो है अपने आप को ऊर्जान्वित कर सकते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो निद्रा का जो है ये सामान्य उद्देश्य है। वैसे जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी निद्रा के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हमारे आयुर्वेद में भी निद्रा को जो है वो त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत निद्रा के बारे में बताया गया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, मतलब हमारे जीवन के जो 3 उपस्तंभ हैं जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसमें निद्रा को जो है द्वितीय स्थान दिया गया है। पहला स्थान आहार को दिया गया है, उसके बाद जो है निद्रा को दिया गया है। तो निद्रा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी के समय में अगर हम देखें तो निद्रा लोगों की सही नहीं हो पा रही है, या फिर कह लें कि निद्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि निद्रा का सामान्य उद्देश्य है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम शिथिल हो सके, स्थिर हो सके, शांत हो सके, हमारी जितनी भी थकावट है वो सारी की सारी दूर हो सके। लेकिन होता क्या है कि हम सारे दिन की गतिविधियों को समेटते हुए जब सोने के लिए जाते हैं तो हम उन गतिविधियों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं, और वो सारी दिन भर की चिंता, परेशानी और थकान को लेकर के जब हम सोते हैं या जब हम विश्राम करते हैं तो हमारी नींद पर उसका प्रभाव रहता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दूसरे दिन सो करके उठने के पश्चात भी जो है हम अपने आप को पूरी तरह से एनर्जाइज, पूरी तरह से रिलैक्स जो है फील नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं, ये तो निद्रा के विषय में बात थी, दूसरी हमने योग के विषय में आपसे बात की। अब मैं आपसे बात करूंगी कि योग निद्रा के बारे में। आपने योग के बारे में काफी कुछ जाना होगा, पहले से आप लोगों ने सुन रखा है कि योग क्या है। तो कई लोग कहते हैं कि फिजिकली जो है आसन, जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं या कोई फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं तो उसको योग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो योग है। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक्स की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम आपको योग निद्रा के बारे में बताएंगे। एक ऐसी निद्रा जिसमें हम योग कर सकें। थोड़ा सा सुनने में आश्चर्यजनक लगता है कि जगते हुए तो योग किया जा सकता है, ठीक है, जगते हुए हम अवेयर रहते हैं और हम योग कर सकते हैं, लेकिन हम सोते हुए योग को किस तरह से कर सकते हैं, मतलब निद्रा की अवस्था में हम योग को किस तरह से कर सकते हैं। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम विश्राम की स्थिति में होते हैं, जब हम निद्रा की स्थिति में होते हैं, उस समय भी जो है हम योग कर सकें, या फिर हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना ज्यादा बढ़ा सकें कि वो हमारे मतलब सुप्ता अवस्था में भी वो कार्य करती रहे और हम नई नई चीजों को ग्रहण कर सके, नए नए अनुभवों को जान सके। तो हाँ, ऐसा संभव है। और जैसे कि अभी डॉक्टर गरिमा ने बताया कि अभी जो है पेंडेमिक का युग है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से ग्रसित हुए हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करने में मतलब सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से जो लोग अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो ये योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास है जो शारीरिक रूप से भी आप सक्रिय नहीं है तब भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, और अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय है तब भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको ये भ्रांति पालने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे योग निद्रा करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है, स्वस्थ लोग भी योग निद्रा के लाभ को ले सकते हैं, और जो लोग अस्वस्थ हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि आसनों को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। प्राणायाम को करने के लिए भी हमें स्थिर रूप से किसी एक आसन में बैठना पड़ता है। मेडिटेशन में भी वही कंडीशन आती है। षटकर्मों की बात करें तो वहां पर भी जो है फिजिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो वहां पर हमारा शरीर जो है पूरी तरह से शांत, स्थिर और निश्चेष्ट अवस्था में होता है, और हमारा मन जो है वो गतिशील रहता है। तो जब हमारा मन गतिशील रहता है तो हमारा मन जो है उस टाइम पे ग्रहणशील भी रहता है और गतिशील भी रहता है। तो योग निद्रा के अभ्यास में जब हम कुछ चीजों को ग्रहण करते हैं, कुछ बातों को ग्रहण करते हैं, तो वो फिर हमारे साथ जो है लंबे समय तक वो चीजें बनी रहती हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में, भूमिका तो बहुत हो गई, थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि योग निद्रा जो है कोई एक नई विधा नहीं है, बल्कि जैसे आप लोग जो है जो लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और जिन लोगों ने सुना हुआ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में, तो भगवान विष्णु जो है इनको योग निद्रा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आप लोग पोस्टर्स में देखते होंगे कि भगवान विष्णु जो है वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाए जाते हैं। तो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाने का तात्पर्य क्या है कि वो निद्रा की अवस्था में नहीं रहते, बल्कि योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। इसीलिए योग निद्रा को जो है भगवान विष्णु के नेत्रों में निवास करने वाली तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में वर्णन मिलता है, और उसमें जो है भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए
ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी की स्तुति की थी जब मधु कैटव का संहार करना था। तो इस रेफरेंस को बताने का उद्देश्य ये है कि योग निद्रा कोई नई विधा नहीं है, और जब भगवान विष्णु योग निद्रा के द्वारा जो है शक्तियों को ग्रहण करके और पूरे के पूरे संसार को चला रहे हैं, तो अगर योग निद्रा के अभ्यास से हम थोड़ी बहुत शक्तियां तो प्राप्त कर ही सकते हैं, या थोड़ा बहुत लाभ तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है महर्षि अरविंद ने भी इसके बारे में, योग निद्रा के बारे में कहा है, और जितने भी हमारे योगी हुए हैं उन सब ने जो है योग निद्रा को अनुभव किया और योग निद्रा के बारे में कहीं ना कहीं जो है इसका वर्णन किया है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि जागते हुए साधना जितनी आसानी से की जा सकती है, उतनी ही आसानी से साधना सोते हुए भी की जा सकती है। इसी तरह से स्वामी राम जो है, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में इन्होंने बताया है कि इनकी मुलाकात जो है असम के कामाख्या मंदिर में एक योगिनी से हुई थी, और उन्होंने जो है इनको योग निद्रा के बारे में बताया कि योग निद्रा कितनी प्रभावी है, और वो योग निद्रा का किस तरह से अभ्यास करती है, और किस तरह से योग निद्रा के द्वारा जो है वो अपने आप को व्यवस्थित रखने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पे इसका वर्णन मिलता है, योग निद्रा का वर्णन मिलता है। अब चूंकि इसकी सैद्धांतिक पक्ष की काफी बातें हो गई, और मैंने आप लोगों को बताया भी कि योग निद्रा सिर्फ शारीरिक रूप से प्रभावी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावी है, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है। तो अब बात यह आती है कि योग निद्रा की टेक्निक क्या है, योग निद्रा को हम किस तरह से करें, है ना। तो क्या है कि योग निद्रा कई चरणों में संपन्न की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि योग निद्रा की कोई एक टेक्निक है, कोई एक मेथड है। योग निद्रा के बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसका वर्णन किया है। लेकिन वर्तमान समय में अगर इसको हम कहें कि साइंटिफिक रूप से या फिर क्रमबद्ध रूप से इसको विकसित करने का श्रेय स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को जाता है। उनकी पुस्तक योग निद्रा के नाम से बिहार पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर से प्रकाशित है, और एक और उनकी पुस्तक है ध्यान तंत्र के आलोक में, उसमें भी उन्होंने योग निद्रा का जिक्र किया है। तो 2 किताबों में योग निद्रा का वर्णन मिलता है, और उसमें जो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर किए हैं, और उसमें उन्होंने बताया है कि जब वो ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में रहते थे, तो उस वक्त उन्होंने किस तरह से योग निद्रा को अनुभव किया। और उन्होंने बताया कि सुप्ता अवस्था में ग्रहण किया गया ज्ञान भी हमारे साथ रहता है, लेकिन उस वक्त कंडीशन ये है कि हम मानसिक रूप से सजग रहें, सचेत रहें। हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है, अगर वो कार्य कर रहा होता है निद्रा अवस्था में भी, तो निद्रा अवस्था में भी जो चीजें हम सुनते हैं या हमारे आसपास जो चीजें घटित हो रही होती हैं, उसका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। उन्होंने बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया है, और उन्होंने बताया है कि रात में उनकी ड्यूटी रहा करती थी शिवानंद मठ में, और वहां पर वो सुबह रात भर ड्यूटी करने के बाद सुबह 3 बजे जो है वो निद्रा के लिए जाते थे, और 3 बजे से 6 बजे का जो समय होता था वो उनके निद्रा का काल होता था। उस टाइम पे संस्कृत विद्यालय में कुछ बालक जो है वो वेदा अध्ययन किया करते थे, और वेदों का सस्वर पाठ किया करते थे। वो पाठ का समय लगभग 4 बजे के आसपास का रहता था। हालांकि स्वामी शिवानंद सत्यानंद जी ने कभी उस वेद का पाठ नहीं किया था या कभी उसको सुना नहीं था, लेकिन जब एक प्रोग्राम में उन बच्चों को उन्होंने उसका पाठ करते हुए देखा, तो उनको लगा कि अरे ये पाठ तो मुझे याद है और मैंने इसे सुना है, लेकिन कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा है, ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें याद आया कि अच्छा, इस पाठ को उन्होंने निद्रा की अवस्था में सुना था, और उस अवस्था में उन्होंने उसको ग्रहण किया, और उनको वो चीजें याद रही। तो ये जो चीज है ये हमें ये बताती है कि हम किस तरह से न सिर्फ अपने शारीरिक रोगों को दूर कर सकते हैं योग निद्रा के द्वारा, बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो योग निद्रा का अगर हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले किसी इंस्ट्रक्टर की उनको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे योगाभ्यास आप करते हैं, तो योगाभ्यास बिना कहीं से सीखे हुए नहीं किया जा सकता, और अगर उसका ज्यादा लाभ लेना है तो आपको उतने ही अच्छे गुरु से सीखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि योग निद्रा का अभ्यास भी उसी तरह से प्रारंभ में आप किसी शिक्षक के निर्देशन में इसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ऑडियो और वीडियोस जो है अवेलेबल है, उसका आप सहारा ले सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं, स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि योग निद्रा पे जो बुक है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की योग निद्रा हो या फिर किसी की भी लिखी हुई योग निद्रा हो, आप एक बार उस पुस्तक का भी अध्ययन करें और उसको डिटेल में जानने का प्रयास करें कि उसमें इसके किस तरह से सैद्धांतिक, व्यावहारिक और
वैज्ञानिक पक्षों को उसमें रखा गया है और कितनी सारी विधियों का वर्णन उसमें किया गया है। तो खैर ये तो बात का विषय है, आपके लिए एक सजेशन है जस्ट, लेकिन ये है कि अब मैं आपको थोड़ा सा इसके क्रमबद्ध तरीके से किस तरह से योग निद्रा की जाती है इसके बारे में मैं बताना शुरू कर रही हूँ। तो योग निद्रा के अभ्यास के लिए सिंपल आप जमीन पे एक चादर बिछा सकते हैं या फिर आप किसी बिस्तर पे आप लेट सकते हैं जिसमें गद्दा ज्यादा मोटा ना हो। ठीक है, सामान्य एक पतला रुई का गद्दा आप लेकर के बिस्तर पे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। तो लेटने की स्थिति क्या होगी कि जमीन पर हम लेटेंगे या बिस्तर पे हम लेटेंगे, तो उसके लिए हम पीठ के बल लेटते हैं, जैसे शवासन में लेटा जाता है। जो लोग योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है कि शवासन क्या होता है। जो लोग योग से जुड़े हुए नहीं है वो भी समझ सकते हैं कि शव का तात्पर्य क्या है या शव के आसन का तात्पर्य क्या है। शवासन का तात्पर्य यहाँ पर यह कि जिस तरह से मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जाता है उसी तरह से व्यक्ति को जमीन पर लेटना है। पीठ जो है उसका जमीन पर रहेगा और सामने का भाग जो है शरीर का वो ऊपर की तरफ रहेगा। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई रहेंगी और शरीर से थोड़ी सी लगभग 1 से 1.5 फीट हटी हुई रहेंगी। इस तरह से शवासन की अवस्था में जमीन पे व्यक्ति को लेटना है। उस वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि कमरा खुला और हवादार होना चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होते रहना चाहिए। दूसरी चीज ये कि वस्त्र जो है ढीले और हल्के पहनने हैं। योग निद्रा के अभ्यास से पूर्व की तैयारी में आप लोगों को बता रही हूँ कि योग निद्रा का अभ्यास आपको किस तरह से करना है। हल्के और ढीले वस्त्र पहनने हैं। दूसरा, शरीर पे किसी तरह का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, जैसे आपने आंखों पे चश्मा नहीं लगाया हुआ होना चाहिए उस टाइम पे, हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर आपने पहना हुआ है तो उसको आपको उतार देना है। अगर आपने महिलाएं हैं, घड़ी है, चेन है, अंगूठी है पहनी हुई है तो चाहिए तो उतार दीजिए, तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जो है शरीर पर से जितने भी अतिरिक्त वस्तुएं हैं उसको हटा करके हल्के ढीले सूती और आरामदायक वस्त्रों में आप लेट जाइए। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान जो है हमारे शरीर का तापमान थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हो सकता है योग निद्रा के अभ्यास के दौरान व्यक्ति को हल्की ठंडक महसूस हो। इसके लिए हम सजेशन देते हैं कि पहले से ही शरीर को एक पतली शीट से कवर कर लेना चाहिए। योग निद्रा के अभ्यास से पूर्व तो व्यक्ति शवासन में लेट गया और उसने अपने संपूर्ण शरीर को जो है एक शीट से कवर कर लिया। उसके बाद आती है विधि जो है वो रिलैक्सेशन की विधि आती है कि हमें अपने शरीर को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और अपने आप को योग निद्रा के लिए तैयार करना है। कहते हैं कि ये 1 घंटे की योग निद्रा जो है वो 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। अगर योग निद्रा के समय की बात हम करें तो योग निद्रा प्रातः काल भी ली जा सकती है, दोपहर में भी ली जा सकती है और रात्रि को सोने से पूर्व भी योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। जो योगाभ्यासी हैं योगाभ्यास के उपरांत भी योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अपने शरीर और मन के पूर्ण शीतलीकरण के लिए, कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए योगाभ्यास के उपरांत भी योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। अगर योग निद्रा के अभ्यास के टाइम की बात हम करें कि कितनी देर योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तो वैसे कहा जाता है कि 20 मिनट से लेकर के 40 मिनट जो है पर्याप्त होता है, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये कहना चाहूंगी कि 5 मिनट से लेकर के 1.5 घंटे तक की योग निद्रा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है तो वो योग निद्रा का अभ्यास कैसे करें। वो योग निद्रा का अभ्यास ना करके शीतलीकरण का अभ्यास कर सकते हैं, शरीर और मन को स्थिर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। शवासन का अभ्यास जो है, जो शीतलीकरण का अभ्यास है, वो एक तरह से योग निद्रा से पूर्व की तैयारी है। तो योग निद्रा से पूर्व की तैयारी भी आप करके और अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप संपूर्ण योग निद्रा का अभ्यास करके इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो योग निद्रा हमारे शारीरिक रोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है और साथ ही साथ मानसिक रोगों में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है, क्योंकि योग निद्रा से हमारे शरीर को तो विश्राम मिलता ही है लेकिन साथ ही साथ हमारे मन को विश्राम मिलता है। और आज के समय में इतनी ज्यादा भाग दौड़ की स्थिति में लोग रह रहे हैं कि शारीरिक शीतलीकरण तो शायद वो उन्हें मिल जाता हो, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन जो है, मानसिक शीतलीकरण उनको नहीं मिल पाता है। मतलब क्या होता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है कि लोग सोते हुए भी अपने दैनिक जीवन के तनावों को लेकर के सोते हैं और उन तनावों को लेकर के जगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां जो है लोगों के शरीर में
पनपती चली जा रही है। कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% डिजीजेस का कारण जो है वो साइकोसोमैटिक है। कुछ लोग 98% डिजीजेस को भी साइकोसोमैटिक मानते हैं। तो साइकोसोमैटिक का तात्पर्य क्या है? मनोकायिक रोग, जो ऐसे रोग जो हमारे मन से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो आज के समय में पाई जाने वाली आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, या ब्लड प्रेशर हो, या कोई भी तरह की डिजीज है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोरोना, कोविड जो है, इसमें भी बताया जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा और हमारा शरीर और मन जितना रिलैक्स होगा और जितना ज्यादा क्लीन होगा, उतना ही ज्यादा जो है हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में रहते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, उनके शरीर में और उनके मन में रोगों के प्रवेश करने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि रिलैक्सेशन की बात मैं बता रही थी। पहले तो व्यक्ति शवासन में लेट जाता है, उसके बाद जो है रिलैक्सेशन की स्टेज आती है। रिलैक्सेशन के लिए व्यक्ति को मन ही मन इस बात को दोहराना पड़ता है कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। हमें पूरी तरह से रिलैक्स रहना है, सभी तरह की चिंता परेशानियों को छोड़ करके हमें योग निद्रा के अभ्यास को देखना है और योग निद्रा के अभ्यास को जानना है, और थोड़ी देर के लिए जो है अपने आप को पूरी तरह से बाहरी वातावरण से काट करके सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा के अभ्यास के प्रति सजग बनना है। शरीर बिल्कुल स्थिर, शिथिल, शांत अवस्था में, चेहरा संपूर्ण बिल्कुल शिथिल और शांत अवस्था में, ऐसा महसूस करना है कि हमारे चेहरे में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, हमारे आईब्रो के मध्य में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई लकीरें नहीं है, हमारे मुंह बिल्कुल हल्के से बंद है, हमारे होंठ बिल्कुल हल्के से बंद है, हमारे दांतों के बीच में कोई खिंचाव नहीं है। इस तरह से अपने संपूर्ण शरीर को, चेहरे से लेकर के पैरों तक, ऐसा महसूस करना है कि हमारा पूरा शरीर शिथिल है। हमारे शरीर का कोई भी भार, कोई भी वजन जो है वो हमारे शरीर पे नहीं है, बल्कि हमने अपने शरीर का संपूर्ण भार धरती माता को समर्पित किया हुआ है और हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस तरह से मानसिक शीतलीकरण करके मन को अपने विचारों से खाली करके योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार किया जाता है। और इसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज योग निद्रा में होती है वो होता है संकल्प। संकल्प का योग निद्रा में बहुत ज्यादा महत्व है। संकल्प का तात्पर्य ये होता है कि मन में कोई एक ऐसा संकल्प धारण करना जो हम करना चाहते हैं, जिस चीज के प्रति हमारा जीवन समर्पित है, या जिस चीज को हम छोड़ना चाहते हैं, कोई एक ऐसा हमारा कोई ऐसा व्यवहार है या हमारा कोई ऐसा विचार है जिससे हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, कोई भी एक ऐसा चीज है कि, लेकिन ये है कि संकल्प हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। योग निद्रा में कभी भी नकारात्मक संकल्प नहीं लिए जाते हैं। वैसे भी योग शब्द जहाँ पे आता है वहां पर नेगेटिविटी कभी भी नहीं आती है, इसलिए आप कभी इस तरह का संकल्प योग निद्रा में नहीं ले सकते हैं कि मैं दूसरों को हानि पहुंचाऊंगा या फिर दूसरों का मैं बुरा करूंगा। इस तरह की बात यहाँ पे होती ही नहीं है। और जो भी व्यक्ति इस तरह के संकल्प को लेकर के योग निद्रा करता है तो डेफिनेटली वो दूसरे का नहीं बल्कि स्वयं का बुरा करता है। तो इसलिए अपने आप का बुरा करने से, अपनी हानि करने से बचने के लिए संकल्प हमेशा सकारात्मक लिए जाए और अपने कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए संकल्प लिए जाएं। संकल्प जो है छोटे होने चाहिए और संकल्प हमेशा छोटे होने चाहिए और सकारात्मक होने चाहिए। जैसे आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करूंगा, ठीक है, मैं कभी किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करूंगा, या फिर आप इस तरह के संकल्प ले सकते हैं कि मैं हमेशा दूसरों का भला करूंगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, है ना, खान पान में नियमितता बरतूंगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहूंगा। इस तरह से सकारात्मक संकल्प जो है आप ले सकते हैं। तो जैसे पहला था कि प्रिपरेशन, है ना, प्रैक्टिस के पहले की प्रिपरेशन मैंने बताई कि आपको योग निद्रा के लिए किस तरह से लेटना है। दूसरा स्टेप हमारा था रिलैक्सेशन पे, किस तरह से हमें अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और तीसरा स्टेप है संकल्प का। तो संकल्प जो है आपको किस तरह से करना है उसके बारे में भी मैंने बताया कि संकल्प किस तरह के होने चाहिए। तो योग निद्रा में जब हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद हम संकल्प लेते हैं, और संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराया जाता है। जैसे अगर आपने संकल्प लिया कि मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करूंगा, तो इस संकल्प को आप 3 बार दोहराएंगे मन ही मन, बोलना नहीं है। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं
आपको सिर्फ मानसिक रूप से उसको फॉलो करना है, ना कि आपको मुंह से कुछ बोलना है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो आप मानसिक रूप से अपने संकल्प को 3 बार दोहराएंगे कि मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करूंगा, मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करूंगा, मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करूंगा। इस संकल्प को, या फिर किसी भी तरह का संकल्प है ना, जो आपकी रुचि का हो, इस तरह से संकल्प लेने के पश्चात जो है वो अब आता है कि रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब क्या करते हैं इसमें कि हम अपनी सजगता को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर घुमाते हैं, और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे शरीर को कंप्लीट रिलैक्सेशन देना, पूरी तरह से हमारे शरीर को रिलैक्स करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए हर बुक में मैंने देखा है कि हर जगह पे अलग अलग तरह से रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस दिया गया है। कहीं पे लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, कहीं पे राइट साइड से शुरू करते हैं, कहीं पर जो है पैर के अंगूठे से बताया जाता है, कहीं पे हाथ की उंगली से बताया जाता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करते हुए आपको बता रहे हैं कि रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है किस तरह से करना है। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर जो है शरीर के एक एक अंगों का नाम लेता है, और उसके साथ साथ आपको अपने शरीर के उन अंगों को मानसिक रूप से शिथिल करते जाना है। सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके शरीर के उस अंग को विजुअलाइज करना है और उसको रिलैक्स करना है। मेंटली, फिजिकली कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, सिर्फ मेंटल एक्टिविटी इसमें करनी है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि योग निद्रा के अभ्यास के दौरान आप योग निद्रा को याद करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको तार्किक रूप से देखने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको सुनते जाएंगे और सुनते हुए उसको फॉलो करते जाएंगे। एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योग निद्रा का अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सोना नहीं है, पूरे अभ्यास भर जागते रहना है। इंस्ट्रक्टर भी आपको इस बात का इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि आपको पूरे अभ्यास भर जागते रहना है, सोना नहीं है। और आप खुद भी अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि आपको पूरे अभ्यास तक जागते रहना है, सोना नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में होता है, किसी बहुत बड़ी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंसोम्निया का पेशेंट है, तो अगर उसको नींद आ जाती है योग निद्रा के अभ्यास के दौरान, या किसी भी व्यक्ति को अगर इन इंस्ट्रक्शंस के बावजूद नींद आ जाती है, तो उसको जबरन जगाना नहीं है, बल्कि उसको स्वतः जागने देना है, उसको चुपचाप सोते रहने देना है। और इंस्ट्रक्शन निद्रा अवस्था में भी डेफिनेटली कंस्ट्रक्शंस जो भी दिए जा रहे हैं वो उसके कान में जा रहे हैं, उसके मस्तिष्क में जा रहे होते हैं। इसलिए उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे और हमें नींद आ गई, हमने नहीं सुना। कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना, आपको नींद आ गई, आप दूसरे दिन फिर उस योग निद्रा के अभ्यास को करेंगे। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि वो प्रयास करें कि वो जागते रहें, अपने आप को इस चीज का बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहें कि मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ और मुझे पूरे अभ्यास पर जागते रहना है। तो अगर आप इस डिफरेंस को समझ लेंगे कि आप निद्रा के लिए नहीं जा रहे हैं, आप योग निद्रा के लिए जा रहे हैं, तो शायद आपका कॉन्शियसनेस जो है वो बना रहेगा और आप जागते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है संकल्प की बात हो गई, आपके कॉन्शियसनेस की बात हो गई, और रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की मैं बात करी थी। तो रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस में मैंने बताया कि मैं दाहिने पैर से शुरू करूंगी और दाहिने पैर के अंगूठा, तो मैं हूँ या कोई भी इंस्ट्रक्टर है वो आपके बॉडी के अंगों के नाम लेगा और मानसिक रूप से आपको उसको शिथिल करते जाना है। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने घर में हैं, तो चाहे तो मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो लेट करके इसको फॉलो भी कर सकते हैं और इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। बीच बीच में मैं डिटेल कर रही हूँ क्योंकि ये आपको जानने के लिए, आपको बताने के उद्देश्य से ये वर्कशॉप रखी गई है, आपको योग निद्रा कराने के उद्देश्य से नहीं रखी गई है। इसलिए ये है कि आप लोग चाहें तो बैठ करके सुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लेट के आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नींद आ जाती है और बाकी का लेक्चर आपसे मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसको आप बाद में सुन लेंगे। तो ठीक है, जो लोग करना चाहें वो लेट सकते हैं, शवासन में लेट जाइए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, और संकल्प को 3 बार दोहराने के बाद जो है आगे हम रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस पे आएंगे। बॉडी पे जो है रोटेट करेंगे अपने कॉन्शियसनेस को। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, दाहिने पैर के अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। मैं नाम लेती जाऊंगी और आप लोग जो है उसको रिलैक्स करते जाएंगे। जैसे दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर की एड़ी, संपूर्ण दाहिने पैर का पंजा बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। आपका दाहिना पैर, दाहिने पैर का घुटना, घुटने से लेकर के पंजे तक का भाग, दाहिने पैर की जांघ, जांघ से लेकर के आपका
पंजे तक का भाग, संपूर्ण दाहिना पैर बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। जब भी हम रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पहले धीरे धीरे शुरू करते हैं और उसके बाद जो है ग्रेजुअली हम स्पीड को बढ़ाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सजगता को बनाए रखना है, व्यक्ति को सोने नहीं देना है, इस बात का ध्यान जो है इंस्ट्रक्टर को भी रखना है और जो योग निद्रा कर रहे हैं उनको भी रखना है। तो इस दौरान जो है कॉन्शियसनेस हमने अपने दाहिने पैर को पूरा शिथिल कर लिया और उसके बाद जो है हम अपनी सजगता को अपने दाहिने हाथ पर लेकर के आएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने हाथ की हथेली, हथेली का अगला पिछला भाग, दाहिने हाथ की कलाई, केवनी, केवनी से लेके कलाई तक का भाग, कंधा, कंधे से लेके केवनी तक का भाग, संपूर्ण दाहिना हाथ बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। अब हम अपनी सजगता को अपने दाहिने कंधे पर लेकर के आएंगे। दाहिना कंधा, शरीर का दाहिना भाग, दाहिनी छाती, दाहिना पेट, दाहिना कमर का हिस्सा, संपूर्ण दाहिना भाग बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। इसी तरह से हम कॉन्शियसनेस को जो है अपनी लेफ्ट साइड पर लेकर के आएंगे और लेफ्ट साइड को भी इसी तरह से हम बोलते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। जैसे बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं पैर का पंजा, एड़ी, तलवा, संपूर्ण बायां पैर बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। बाएं पैर का घुटना, घुटने से लेकर के टखने तक का भाग, बाएं पैर की जांघ और संपूर्ण बायां पैर बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। उसी तरह से हम फिर बाएं हाथ पर अपनी सजगता को लेके आएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, संपूर्ण बायां हाथ, बाएं हाथ का पंजा, बाएं हाथ की हथेली, कलाई, बाएं हाथ की केवनी, ये संपूर्ण बायां हाथ बिल्कुल शिथिल अवस्था में। फिर सजगता को हम बाईं छाती की तरफ लेके आएंगे। बायां कंधा, बाईं छाती, बायां पेट, बायां कमर, संपूर्ण बायां भाग बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। इसी तरह से शरीर का संपूर्ण पिछला भाग बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। आपका सिर का संपूर्ण भाग बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। दोनों भावों के मध्य कोई किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। आपकी नासिका से श्वास आती जाती श्वास बिल्कुल शिथिल एवं शांत। आपके होंठ बिल्कुल शांत अवस्था में एक दूसरे पे जुड़े हुए। आपके गाल की मसल्स, आपके दोनों कान, आपका गर्दन, गर्दन का अगला पिछला भाग। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हुए जो है हम अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं और इस रोटेशन को हम रिपीट भी करते हैं। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग कि जितना टाइम आपके पास है, जितनी देर की आप योग मुद्रा करना चाहते हैं, तो आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा संपूर्ण शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसका भी कई लेवल होता है। बिगनर्स के लिए अलग लेवल होता है और एडवांस या लोगों के लिए जो है अलग लेवल होता है। जैसे इनिशियली जब हम रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो सिर्फ हम बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स को पर जो है रोटेट कराते हैं कॉन्शियसनेस को, लेकिन उसके बाद जब हम थोड़े से एडवांस स्टेज में जाते हैं तो हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स से भी जो है वो कॉन्शियसनेस को रोटेट कर पाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि विजुलाइज कीजिए आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन। तो इस तरह से हम बॉडी के इनर पार्ट्स को और डीपर इनर पार्ट्स पे भी हम कॉन्शियसनेस को लेकर के जाते हैं। जिस लेवल पे जाकर के हमें व्यक्ति को ट्रीट करना है, उस लेवल पे जाकर के हम इसको करते हैं। अगर आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना है तो फिर हम यहाँ पे चक्रों और कोशों की बात करते हैं। जैसे चक्रों पे सजगता को लेकर के जाते हैं, जो हमारे शरीर में षट चक्रों की बात होती है और पंच कोशों की बात होती है, तो वहां पर भी हम कॉन्शियसनेस को ले जा करके और उस लेवल पर भी उसको रिलैक्स करते हैं। और रिलैक्स करने का तात्पर्य ये होता है कि जब व्यक्ति जितना ज्यादा रिलैक्स कंडीशन में होता है वो उतना ही ज्यादा ग्रहणशील होता है। तो उस तरह से हमारे कोश जो है और हमारे चक्र जो है वो जितना ज्यादा रिलैक्स रहेंगे उतना ही ज्यादा जो है उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी और उनकी क्षमता जो है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। हम उतना ही ज्यादा जो है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो इसलिए एडवांस स्टेज की जो योग निद्रा होती है उसमें हम षट चक्रों पर और पंचकोशों पर भी जाकर के कार्य करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिगनर स्टेज की बात हम कर रहे हैं और सिर्फ सरफेस लेवल की बात कर रहे हैं। तो सरफेस लेवल पे बॉडी पार्ट्स को हम रोटेट कराते हैं, बॉडी पार्ट्स पे कॉन्शियसनेस को रोटेट कराते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली जो है उसको रिलैक्स करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद बात आती है रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद बात आती है अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ की। ब्रेथ अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों में भी इसका वर्णन मिलता है कि हमारे चित्त की चंचलता को शांत करने के लिए जो है सबसे पहले हमें
जो है अपने स्वर को नियंत्रित करना होता है, हमें अपने श्वास की गति को नियंत्रित करना होता है। हमारे श्वास की गति जितनी ज्यादा नियंत्रित होती है, नियमित होती है, हमारा मन जो है वो उतना ही ज्यादा स्थिर होता है। हठ योग में भी इसके कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। तो ब्रेथ के कंसेप्ट को ना लेकर के मैं यहाँ पर बस ये बताऊंगी कि योग निद्रा में जो है ब्रेथ अवेयरनेस की बात की जाती है कि हम अपनी आती जाती श्वास के प्रति अपने आप को सजग बनाते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास लेते हुए हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार हो रहा है और श्वास छोड़ते हुए हमारे शरीर के जितने भी दोष एवं विकार हैं, चाहे वो हमारी शारीरिक विकृति है या फिर मानसिक विकृति है, वो सब की सब बाहर आ रही है। तो इस भावना के साथ आप जो है श्वास प्रश्वास का क्रम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एडवांस स्टेज में श्वास प्रश्वास के क्रम में जो है आप प्राणायाम को भी जोड़ सकते हैं और प्राणायाम के जो रेशियोज हैं उसको भी आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप क्या करेंगे कि नॉर्मल ब्रेथ पे अवेयरनेस के साथ आप योग मुद्रा का अभ्यास कराएंगे। तो ब्रेथ अवेयरनेस मतलब श्वास लिया, श्वास छोड़ा, और उसके बाद जो है इसमें सजगता को बनाए रखने के लिए, ब्रेथ अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है योग निद्रा में उल्टी गिनती का भी प्रावधान है कि हम व्यक्ति को कहते हैं, अभ्यासी जो है उसको हम कहते हैं कि आप जो है उल्टी गिनती गिनी श्वास प्रश्वास के साथ। जैसे श्वास लिया, श्वास छोड़ा, तो आप 21 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती करा सकते हैं, 11 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 21 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती आप 1 बार भी करा सकते हैं, 2 बार भी करा सकते हैं, 3 बार भी करा सकते हैं। जितना व्यक्ति के पास टाइम है उस हिसाब से आप उल्टी गिनती करवा सकते हैं। तो इसको किस तरह से कराना है कि श्वास लिया, श्वास छोड़ा, एक मन ही मन उसको काउंट करना है। फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ा 21, श्वास लिया, श्वास छोड़ा 20, 19, 18, इस तरह से इनहेल एक्सेल करके एक की काउंटिंग होगी, फिर इनहेल एक्सेल करके दूसरी काउंटिंग होगी। तो आप इस तरह से करके जो है ब्रेथ अवेयरनेस के साथ आप बॉडी को और ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं, बॉडी को और ज्यादा एनर्जाइज कर सकते हैं। तो 21 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती आप गिन लीजिए श्वास लेने और श्वास छोड़ने के साथ। 21, 20, 19, 18 इस तरह से करके आप जो उल्टी गिनती गिन सकते हैं। उसके बाद आता है फीलिंग एंड सेंसेशन की बात। तो फीलिंग एंड सेंसेशन में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को हम कहते हैं कि फील करना है। फील क्या करना है, तो उसमें हम दो विपरीत भावनाओं के प्रति जो है व्यक्ति को सजग करते हैं, या दो विपरीत परिस्थितियों के प्रति जो है व्यक्ति को सजग करते हैं। जैसे हम कहते हैं फीलिंग एंड सेंसेशन में कि आप फील कीजिए, आपने अपने जीवन का कोई एक ऐसा क्षण फील कीजिए जब आपने बहुत ज्यादा दुख का अनुभव किया होगा। उस दुख के क्षण को अनुभव कीजिए, थोड़ी देर तक उस दुख के क्षण को देखिए, उसके बाद उस दुख के क्षण से बाहर निकलिए और फिर किसी सुखद अनुभूति को याद कीजिए। ये जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो थोड़ा सा धीरे होंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इसका, या फिर जो लोग सिर्फ मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए इसका अभ्यास कर रहे हैं, वो ब्रेथ अवेयरनेस के बाद इस अभ्यास को छोड़ देंगे, इस अभ्यास को कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग योग निद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं और जो लोग लंबे समय तक इस अभ्यास में बने रहना चाहते हैं और इसके डीपर लेवल पे, कॉन्शियसनेस के डीपर लेवल पे जा करके उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वही लोग जो है आगे का अभ्यास करेंगे। अन्यथा जो 5 से 10 मिनट की योग निद्रा कर रहे हैं वो ब्रेथ अवेयरनेस के बाद पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए, हाथ पैर को हिलाते हुए अपने अभ्यास को वहीं पे विश्राम दे सकते हैं। तो अब आती है बात फीलिंग एंड सेंसेशन की। तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जो है आपका स्लो होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, लेकिन ये है कि व्यक्ति विजुलाइज कर सके, जो चीज आप उसको विजुलाइज कराना चाहते हैं वो विजुलाइज कर सके। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी दुखद अनुभूति को याद करना है, उसके बाद उससे बाहर निकल करके किसी सुखद अनुभूति को याद करना है, तो उसको याद करने के लिए थोड़ा सा समय आपको जो है अभ्यास को देना पड़ेगा। उसी तरह से हम स्वाद के प्रति जो है सजग करते हैं, व्यक्ति को स्वाद की अनुभूतियों के प्रति सजग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि याद कीजिए, तो आपने कोई बहुत ही मीठी चीज खाई हो, फिर हम वहां से हटा करके सजगता को लेकर के आते हैं कि कोई बहुत ही तीखी चीज आपने खाई हो, उसको आप याद कीजिए। तो मीठा, तीखा, खट्टा, इस तरह से स्वाद की अनुभूतियों के प्रति व्यक्ति को सजग करते हैं। उसके बाद जो है हम सर्दी और गर्मी के प्रति व्यक्ति को सजग करते हैं कि याद कीजिए उस वातावरण को जब आपने संपूर्ण शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी को महसूस किया हो। याद कीजिए कि आपका संपूर्ण शरीर गर्म हो रहा है। उसी तरह से गर्मी की अनुभूति से बाहर निकल के फिर ठंड की अनुभूति के प्रति व्यक्ति को सजग करते हैं कि आप याद कीजिए कि आपका संपूर्ण शरीर जो है वो ठंडा हो रहा है। किसी ऐसे एनवायरनमेंट को याद कीजिए जब आपने सबसे ज्यादा ठंड की अनुभूति की हो। तो इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप के जो है हम फीलिंग एंड सेंसेशन की जो है अनुभूति व्यक्ति को कराते हैं।
और उसका उद्देश्य ये होता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति अगर किसी अनुभूति को लेकर के लंबे समय से आज तक जी रहा है, चाहे वो अनुभूति दुख की हो, चाहे वो अनुभूति सुख की हो, या फिर वो अनुभूति शीत की हो, या फिर वो अनुभूति जो है वो गर्मी की हो, तो उस अनुभूति से व्यक्ति बाहर आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे सप्रेस इमोशंस जो होते हैं, जो हमारी सप्रेस फीलिंग्स होती है, वो हमारे प्रेजेंट पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालती है। इसीलिए योग में हमेशा अनासक्त भाव की बात कही जाती है कि कभी भी किसी चीज से आसक्त नहीं होना है, वो चाहे सुख के क्षण हो या फिर दुख के क्षण हो, हमें हमेशा ही अनासक्त रहना है, चाहे वो बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला कल हो। लेकिन सामान्य रूप से क्या होता है कि व्यक्ति ना तो अपने बीते हुए कल से अलग हो पाता है और ना ही आने वाले कल की अनुभूति से अलग हो पाता है। वर्तमान में व्यक्ति नहीं जी पाता है और सबसे बड़े जो दुख का कारण है वो ये है कि वर्तमान के साथ जुड़ा ना होना। योग निद्रा आपको सिखाती है कि आपको किस तरह से वर्तमान के साथ जुड़े रहना है, अपनी अनुभूतियों को, अपनी सजगता को जो है वर्तमान के साथ जोड़ करके रखना है, पुरानी अनुभूतियों से सीखना है, लेकिन सीखने के साथ साथ उन अनुभवों से अलग रहना है, उन कटु या सुखद अनुभवों से अलग रहना है। उसके बाद हम करते हैं विजुअलाइजेशन की बात। विजुअलाइजेशन में हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं और ये जो है डीपर कॉन्शियसनेस लेवल पे जाकर के वर्क करती है। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे हम मंदिर का विजुअलाइजेशन कराते हैं, किसी पहाड़ी स्थान का विजुअलाइजेशन कराते हैं, या फिर किसी पार्क में व्यक्ति को लेकर के जाते हैं, पार्क में हम उसको घुमाते हैं, टहलाते हैं, उसको तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाते हैं, उसको नदियों की सैर कराते हैं, झरनों की सैर कराते हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुनाते हैं, बच्चों के खेलने कूदने और चलने के क्रम को दिखाते हैं। मतलब अलग अलग, अगर हम कहें कि सामान्य रूप से कोई एक क्लास में या स्टूडेंट्स को हम योग निद्रा करा रहे हैं तो उस योग निद्रा की टेक्निक अलग होगी। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को योग निद्रा करा रहे हैं तो पेशेंट को योग निद्रा कराने की टेक्निक अलग होगी, और वो टेक्निक ये होगी कि हम ओनली उस पेशेंट की प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए हम उसको योग निद्रा कराएंगे। इसलिए योग निद्रा की सामान्य कक्षा ना हो करके, चूंकि ये वर्कशॉप है और इसमें जैसे कि मैम ने मुझे बताया था कि काफी सारे योग के स्टूडेंट्स जुड़े हुए रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के मैं चर्चा कर रही हूँ, सारे एस्पेक्ट्स को आपको बता रही हूँ कि अगर आप क्लास ले रहे हैं योग निद्रा की एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की, तो आपको किस तरह से लेनी है, और अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको आपको किस तरह से ट्रीट करना है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को आपको स्टडी भी करना है और साथ ही साथ हमारे लेक्चर को भी सुनना है। तो उसके बाद फीलिंग एंड सेंसेशन की बात हो गई, विजुअलाइजेशन की बात हो गई। विजुअलाइजेशन के बाद फिर से आता है हमारा संकल्प। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने संकल्प एक बार प्रारंभ में लिया था, तो एक बार हमें अंत में भी लेना है, जब हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाते हुए, सबकॉन्शियस माइंड को हम अवेयर करते हुए, वहां से बहुत सारी चीजों को हम बाहर निकाल करके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी अच्छी चीजों को जो हम फिक्स कर दिए होते हैं, और फिर हम एक बार फिर से जब व्यक्ति को संकल्प कराते हैं, संकल्प को दोहराते हैं योग निद्रा को के अभ्यास को खत्म करने से पूर्व, तो उसका और भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि शुरुआत में आपने संकल्प लिया था, तो मैंने आपको बताया कि संकल्प को जो है सरल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 3 बार रिपीट करना है। तो उसी तरह से आप उसी संकल्प को, जो संकल्प आपने लिया है, पहली चीज तो ये कि संकल्प लेने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी चीज ये कि संकल्प को हमें बार बार बदलना नहीं है। इसलिए संकल्प लेते समय या संकल्प दिलाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संकल्प दिलाते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यक्ति को कहना है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस दिन भी वो संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाए और वो इस चीज के लिए डिटरमिन हो जाए कि उसको संकल्प को बदलना नहीं है, उस दिन वो संकल्प ले और उसी संकल्प को उसको प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में भी और एंड में भी उसको रिपीट करना है। जिस तरह से स्टार्टिंग में 3 बार संकल्प को रिपीट किया था, आज जो है हमने संकल्प लिया था कि हम प्रतिदिन योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, तो उसी संकल्प को जो है आप लास्ट में रिपीट करोगे, 3 बार रिपीट करोगे कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, हम प्रतिदिन नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करेंगे या फिर योग का अभ्यास करेंगे। तो 3 बार उस संकल्प को रिपीट करने के बाद जो है अब आती है एंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस। जिस तरह से इस प्रैक्टिस की स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसी तरह से इसकी एंडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने योग निद्रा के अभ्यास के दौरान व्यक्ति को अचानक से उठा दिया, तो फिर व्यक्ति जो है
डिस्टर्ब हो सकता है, व्यक्ति परेशान हो सकता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है। इसलिए अभ्यास को एंड करने के लिए बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और एंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस में हमें फिर से जो है व्यक्ति को धीरे धीरे व्यक्ति के कॉन्शियसनेस को जो है अपने शरीर पे लेके आना है, उसके शरीर पे लेके आना है, उसके आसपास के वातावरण पे लेके आना है, अपने स्वर पे लेके आना है, और उसके बाद उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाते हुए धीरे से बाएं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाए, दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए आंखों पे रखे और धीरे धीरे आंखों को खोले। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस की एंड करनी। और अगर कोई अभ्यासी सो गया है तो कदापि आप उसको हिला के झकझोर के नहीं उठाएंगे कि योग निद्रा का अभ्यास खत्म हो गया और उठो चलो यहाँ से, ऐसा नहीं करना है। उसको सोते रहने देना है, बल्कि अपने इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है जब तक कि वो उठ नहीं जाता है। और रिपीट किस तरह से करना है, तो आपको बोलना है कि योग निद्रा का अभ्यास ही समाप्त होता है, सभी लोग धीरे से बाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। योग निद्रा का अभ्यास ही समाप्त होता है, अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाइए, अपने सिर को दाहिने बाएं घुमाइए, अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाइए और धीरे से बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और 3 बार शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ कोई भी हो सकता है, आपकी अपनी रुचि के अनुसार, व्यक्ति की रुचि के अनुसार किसी भी तरह का शांति पाठ हो सकता है। तो ये आपके योग निद्रा का पूर्ण कक्षा, एक तरह से योग निद्रा की पूर्ण कक्षा जो है मैंने यहाँ पर बताई कि किस तरह से योग निद्रा को आप शॉर्ट में भी करा सकते हैं, किस तरह से आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, किस तरह से आप इसकी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, किन लोगों पे इसकी टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना पर्याप्त होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो थैंक यू डॉक्टर गरिमा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वर्ण कला जी। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और सहज रूप में, सहज भाव से आपने योग निद्रा के विषय में हमें सभी को बताया और हम सभी, मैं समझती हूँ सारे प्रतिभागी हमारे इससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। और यूट्यूब से जो, क्योंकि इसकी लिमिट है, यूट्यूब से भी लोग जुड़े हुए हैं और काफी लोग इस चीज को देख रहे हैं। और आज के वर्तमान समय में एक हमारा छोटा सा प्रयास कड़ी से कड़ी मिलेगी और आप भी इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य ही सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि मैम ने इसमें बताया है कि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, उसमें तो आपको उन्नति प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के भी ये मार्ग प्रशस्त करती है ये योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। जो अस्वस्थ है आज के समय में उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। एक क्वेश्चन मैम आया था इसमें कि योग और आसन को लोग एक ही मानते हैं, तो मैम उस विषय में बता दीजिए कि क्या योग और आसन एक ही है या अलग अलग है? नहीं, योग और आसन एक नहीं है, आसनों को योग आसना कहा जाता है। तो अगर योग की हम बात करें तो योग तो बहुत बड़ा है और बहुत विस्तार में ना जा करके मैं यहाँ पर अष्टांग योग की बात करूंगी जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों को डिस्क्राइब किया है। 8 अंगों में सबसे पहला आता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस चीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि योग के 8 अंगों में से आसन जो है वो सिर्फ एक अंग है जो उसमें की फिजिकल एक्टिविटीज की जाती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आसनास आप करते हैं, ताड़ासन, तिर्यक कटी चक्रासन, सूक्ष्म व्यायाम, जो डिफरेंट आसन आप करते हैं वो अष्टांग योग में से एक अंग है योग का। वैसे योग बहुत विस्तृत है तो उतनी चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगी। आशा है कि क्लियर हो गई होगी ये बात। डॉक्टर मैम एक प्रश्न और लेंगे हाँ, क्योंकि प्रश्नों का सिलसिला चलता नहीं, रहेगा, बिल्कुल, बस हम ज्यादा प्रश्न नहीं। नहीं। ये महेश जी का प्रश्न है कि जिसको नींद की प्रॉब्लम है वो कितनी बार योग निद्रा को डे में कर सकता है, 1 डे में? नहीं, देखिए इनिशियली मैं यही कहूंगी कि नींद की प्रॉब्लम जिनको है तो पहली चीज तो ये, जैसा कि मैंने एक एक्सपीरियंस भी किया था, हमारे यहाँ साइकोलॉजी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, और वहां पर मैंने इंसोम्निया के एक पेशेंट को ट्रीट किया था उस टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी।
तो 10 सालों से उस महिला को नींद नहीं आ रही थी, और नींद ना आने के पीछे जो भी वजह थी, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ गई थी नींद ना आने की वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही थी, इसलिए उनको स्टिफनेस आ गई थी। तो मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया कि उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए मैंने उनको सूक्ष्म व्यायाम कराया। 5 से 10 मिनट का जो सूक्ष्म व्यायाम होता है, जिसमें पादांगुली नमन इत्यादि जो आते हैं, जो पवन मुक्तासन भाग 1 का पार्ट है, या फिर आप कहीं पे भी सूक्ष्म व्यायाम सर्च कर सकते हैं, जिसको कि हम ज्वाइंट मूवमेंट एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम कराया, और उसके बाद हमने उनको 15 से 20 मिनट की योग निद्रा की। डॉक्टर गरिमा, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि सेकंड डे से ही उनको नींद आ गई। जो महिला 10 सालों से नहीं सोई थी, वो दूसरे दिन ही सो गई। साथ में साथ उनकी अदर थेरेपीज भी चल रही थी, काउंसलिंग इत्यादि भी चल रही थी, लेकिन ये मुझे लगता है कि योग निद्रा का प्रभाव था कि सेकंड डे ही उनको नींद आ गई। तो मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा उनके फिजिकल, थोड़ा सा मतलब काउंसलिंग की भी आवश्यकता है, जिनको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया, क्योंकि इंसोम्निया के पीछे कई कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं। तो आपको उसको जानने के पश्चात जो है आप उनको योग निद्रा का अभ्यास कराइए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कराइए, और योग निद्रा का अभ्यास एक ही बार कराइए, दिन में किसी भी टाइम, जब भी उनके लिए सुटेबल हो। और ज्यादा अच्छा है कि रात को सोने से पहले। लेकिन जैसे योग में हम बताते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं कि खाली पेट योग निद्रा का अभ्यास किया जाए, मतलब योग का अभ्यास किया जाए तो अच्छा होता है। उसी तरह से योग निद्रा के अभ्यास के लिए भी बिल्कुल पेट भर खाना खा के और व्यक्ति को योग निद्रा नहीं करना चाहिए, बल्कि योग निद्रा के अभ्यास से कम तो 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे पूर्व अगर भोजन ले लिया जाए, उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो रात में आप करवा सकते हैं योग निद्रा का अभ्यास सोने से पूर्व, और कम से कम तो इनिशियली जो है आप 20 से 30 मिनट की योग निद्रा कराएंगे। अपर्णा जी, मैं समझती हूँ आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। मैम का प्रश्न था कि क्या खाली पेट ही योग निद्रा करनी चाहिए, ये अगला प्रश्न था, तो आपको नहीं। अपना उत्तर मिल गया होगा। हाँ। और इसमें एक प्रश्न आ रहा है, दाएं या बाएं करवट में से किस तरफ से उठना ज्यादा अच्छा होता है? बाई करवट लेकर के उठना ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए जब भी हम योग में जब भी व्यक्ति को रिलैक्सेशन कराते हैं, तो हमेशा हम कहते हैं कि बाई करवट लेकर के उठा जाए। हाउ मेनी स्टेप्स की जो बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ हाँ। मैम ने सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए थे। अगर आप पूरा वीडियो फिर से देखेंगे तो हाँ। आपको स्टेप्स क्लियर हो नॉर्मली जाएंगे। जो है 7 स्टेप्स आपको देखने को मिलेगा, जब आप सर्च करेंगे कि स्टेप्स ऑफ योग निद्रा, तो 7 स्टेप्स देखने को मिलेगा। सत्यानंद जी की बुक में भी 7 स्टेप्स का वर्णन है, लेकिन उस स्टेप्स को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो 2 स्टेप है, एक तो विजुअलाइजेशन है और दूसरा फीलिंग एंड सेंसेशन है, इसको आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये डीपर कॉन्शियसनेस लेवल की बात है। तो अगर आपको स्टेप कम करके कार्य करना है, तो आप प्रिपरेशन के बाद जो है आप रिलैक्सेशन, उसके बाद जो है रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, और उसके बाद प्रैक्टिस की एंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप योग निद्रा का ज्यादा फायदा लेना चाहते हो, तो उसमें आप संकल्प को जोड़ सकते हो, विजुअलाइजेशन को जोड़ सकते हो, और फीलिंग एंड सेंसेशन को भी जोड़ सकते हो। तो इस तरह से करके इसके स्टेप्स कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। एक प्रश्न मैम का है यहाँ पर कि डॉक्टर रितु मैम है, उनका कहना है कि क्या डिप्रेशन वाले भी योग निद्रा कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली कहा जाता है कि डिप्रेशन वालों को योग निद्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि डिप्रेशन वालों को योग निद्रा कराई जा सकती है। क्योंकि डिप्रेशन का जो कारण है, वो कारण ये है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर जो है उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई ऐसा इमोशन है जो बैठा हुआ है और जिसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। लेकिन ये है कि डिप्रेशन के पेशेंट को अगर आप योग निद्रा करा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर को जो है इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है, उसकी सजगता को बनाए रखने की आवश्यकता है, और उसके डिप्रेशन के लेवल को चेक करना है कि डिप्रेशन उसका किस लेवल पे है, और आप उसको योग निद्रा किस तरह से करा रहे हैं। इसलिए जिन लोगों का योग निद्रा में एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उनको तो मैं कहूंगी कि आप उन पेशेंट्स को ना ट्रीट करें तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन ये है कि जिनका एक्सपर्टाइज नहीं है, वो वैसे भी वैसी योग निद्रा करा नहीं सकते हैं जैसी योग निद्रा की बात मैं कर रही है। जैसी योग निद्रा जो है स्वामी सत्यानंद जी ने स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को कराई थी, और कहते हैं कि स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को उन्होंने बहुत सारा ज्ञान जो है, बहुत सारी विद्याएं जो है योग निद्रा के माध्यम से उनको दी। तो उस लेवल की योग निद्रा तो हमारे आपके बस की बात है नहीं डॉक्टर गरिमा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत लेकिन थोड़ा धन्यवाद सा मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी और सबसे जो मुख्य बिंदु है उसको आपने बताया कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसके लिए भी हमें प्रयास करना है। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल। बात, जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है, हमें हाँ काउंसलिंग करना पड़ेगा कि उसका बिल्कुल रीजन क्या है। केवल बिल्कुल रिलैक्सेशन काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए। और पुनः हमारा ऐसा लोगों की रिक्वेस्टें आ रही कि पुनः आपसे एक बार और संपर्क स्थापित किया जाए, तो भविष्य में हम आपको अवश्य एक बार कष्ट देना चाहेंगे। जी और बिल्कुल, इसके मुझे साथ खुशी ही होगी। साथ मैं अपने सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अपने महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं का, अपनी आदरणीय प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपने संरक्षण में और बहुत ही शॉर्ट टर्म उस पर हमें अनुमति दी कि आप इस प्रोग्राम को करिए। हमारे कॉलेज का जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए, और हमारे जो अतिथि हैं उनको भी हृदय से बार बार मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही जो हमारे मोहित जी हैं, हमारे इस पूरे टेक्निकल प्रोसेस को देख रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार, क्योंकि उनके बिना और हमारे प्रतिभागियों के बिना इस प्रोग्राम का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। आप सब लोगों ने इसको पूर्ण किया, आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अब हम इस वर्कशॉप को यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम का सेशन 4 बजे, आज पर्यावरण दिवस पर है, हम पुनः आपसे 4 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।